आज के सेशन में स्टार्ट करते हैं NISM सीरीज 5A म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेशन एग्जाम के लिए कुछ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। सो आज कवर करेंगे चैप्टर 1 इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप। ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए भी हैं क्योंकि आपके पास पढ़ने के बाद अगर आप पढ़ाई कर भी लेते हैं तो भी आप एग्जामिनेशन हॉल में जिन क्वेश्चंस को आप वहाँ पे सॉल्व करते हो वो सारे क्वेश्चंस आप वहाँ सॉल्व करने में दिक्कत होती है क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं करा होता। तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है और उस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है जो एक्चुअली एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो हम लोगों की कोशिश होगी कि हम लोग कुछ हद तक उस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करें। ज़्यादातर क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट टाइप के हैं जो ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए अब शुरू करें क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द प्राइमरी रीजन फॉर इन्वेस्टर्स टू सेट फिनेंशियल गोल्स। देखो वेरी इंपॉर्टेंट है कि पहले क्वेश्चंस को आप पढ़ो ठीक से। क्या पूछा गया है? प्राइमरी रीजन्स फॉर इन्वेस्टर्स टू सेट फिनेंशियल गोल्स। दूसरी बात है ये एग्जामिनेशन है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स का, तो सारे चैप्टर्स का जो थीम है वो भी आपसे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही क्वेश्चंस भी पूछा जाता है। तो प्राइमरी गोल फॉर इन्वेस्टर्स, आप एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है और जब आप किसी इन्वेस्टर्स की प्रोफाइलिंग करने के लिए जाते हैं तो प्राइमरी रीजन एक फिनेंशियल गोल को सेट करने के लिए क्या क्या होगा? ए, टू चूज़ द मोस्ट पॉपुलर इन्वेस्टमेंट, क्या जो मोस्ट पॉपुलर इन्वेस्टमेंट है उसको हम चूज़ कर लेंगे इन्वेस्टमेंट गोल सेट करने के लिए। या अलाइन इन्वेस्टमेंट विद फ्यूचर फिनेंशियल नीड्स, आप जो फ्यूचर की ज़रूरत है उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट की प्रोफाइलिंग करेंगे। टू फॉलो द लेटेस्ट ट्रेंड्स इन स्टॉक मार्केट, जो स्टॉक मार्केट में लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है क्या आप उसको फॉलो करेंगे। या टू मैक्सिमाइज शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स के ऊपर आपका फोकस होगा। तो आपका आंसर है टू अलाइन इन्वेस्टमेंट्स विद फ्यूचर फिनेंशियल नीड्स। सारे क्वेश्चंस में आपको ना एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है सो दैट कि आप उन बातों को समझ सको कि आंसर का जो है क्यों ये आंसर सही है। देखिए एक्सप्लेनेशन दिया गया है। सेटिंग फिनेंशियल गोल्स हेल्प्स इन्वेस्टर्स अलाइन विद इन्वेस्टमेंट चॉइस with their future financial needs, ensuring that they can meet specific objectives such as funding, education, purchase a home और securing retirements। स्लोली ग्रेजुअली हम लोग क्वेश्चंस करते जाएंगे तो एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग भी होती जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट्स अ लॉन्ग टर्म फिनेंशियल गोल। लॉन्ग टर्म फिनेंशियल गोल को इनमें से कौन सा है जो सबसे सही तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है? सेविंग फॉर अ वेकेशन नेक्स्ट ईयर, आप एक अगले साल वेकेशन प्लान कर रहे हैं उसके लिए सेविंग। बिल्डिंग अ रिटायरमेंट फंड, आप अपने रिटायरमेंट के लिए एक कॉर्पस जमा कर रहे हैं, क्या उसको लॉन्ग टर्म फिनेंशियल गोल कहेंगे। सेटिंग असाइड मनी फॉर नेक्स्ट ईयर रेंट, अगले मंथ का जो रेंट है उसके लिए पैसे आप अलग कर रहे हैं, क्या वो पैसा आपका फिनेंशियल लॉन्ग टर्म फिनेंशियल गोल हो सकता है। या आप इमरजेंसी फंड के लिए जो पैसे रख रहे हैं, जमा कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, उनको आप लॉन्ग टर्म फिनेंशियल गोल में रखेंगे। तो ये रिटायरमेंट फंड ही आपके लिए लॉन्ग टर्म फिनेंशियल गोल होगा क्योंकि बाकी सब नियर टर्म के या शॉर्ट टर्म के गोल हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ हमारे पास जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस नंबर 1, सेविंग ऑफर्स हायर रिटर्न देन इन्वेस्टिंग। दूसरा है इन्वेस्टिंग इज फोकस्ड ऑन लॉन्ग टर्म ग्रोथ वाइल सेविंग इज फॉर शॉर्ट टर्म नीड। थर्ड इज सेविंग इन्वॉल्व्स more risk than investing. Fourth is there is no difference between saving and investing। तो आपने सीखा कि जो सेविंग होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है और इन्वेस्टिंग का मतलब हम अपने पैसे को लॉन्ग टर्म नीड के लिए इन्वेस्ट करते हैं। तो ऑप्शन आपका बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, आप इनको भी पढ़ के ध्यान रख सकते हैं।
नाउ क्वेश्चन नंबर 4, विच टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट टिपिकली ऑफर्स रेगुलर इनकम? सो ऑप्शन इज कमोडिटीज़ लाइक गोल्ड। आप गोल्ड में पैसे लगाते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, तो क्या आपको रेगुलरली उसमें से इनकम मिलता है? नहीं। क्रिप्टो करेंसीज, क्या इसमें से आपको रेगुलर इनकम मिलता है? नहीं। रियल एस्टेट रेंटल्स, हाँ, रेंटल्स इनकम आपको एक हर मंथ में रेंटल इनकम मिलता है, ये एक रेगुलर इनकम है। एंड कलेक्टिबल्स, अगर आपने कुछ जो इस तरह की चीज़ों में पैसे लगाए हैं, जो रेयर कॉइन्स हैं या स्टैम्प पेपर्स हैं वगैरह, तो इन तरह की चीज़ों से आपको कोई रेगुलर इनकम नहीं मिलता है। सो करेक्ट आंसर इज सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, विच डज लिक्विडिटी रेफर्स टू इन द कंटेक्स्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट? लिक्विडिटी का मतलब होता है कि जब पैसे की ज़रूरत हमारे को हो, उस समय हमारे को पैसा मिल जाए हमारे इन्वेस्टमेंट से। तो अब ऑप्शंस को चेक कीजिए। एबिलिटी टू क्विकली कन्वर्ट इन्वेस्टमेंट इनटू कैश विदाउट सिग्निफिकेंट लॉस इन वैल्यू। द आंसर तो पहले में ही मिल गया है, आगे भी पढ़ लेते हैं। बी, द लेवल ऑफ रिस्क एसोसिएटेड विद एन इन्वेस्टमेंट। सी, लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ एन इन्वेस्टमेंट। एंड लास्ट वन इज द टैक्स बेनिफिट एसोसिएटेड विद एन इन्वेस्टमेंट। तो आपका आंसर ए है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, which investment type is known for its safety and low returns making it less attractive against inflation? हमको दो चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, एक तो सेफ्टी और दूसरा लो रिटर्न्स। तो सेफ स्टॉक, अगर पहला ऑप्शन देखते हैं, स्टॉक्स में हम सेफ नहीं हैं, रिटर्न भी हाई होता है, ये ऑप्शन हमारे लिए करेक्ट नहीं है। रियल एस्टेट, रियल एस्टेट हमारे को हाई रिटर्न देता है, तो सेफ तो है बट ये रिटर्न हाई है, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। थर्ड इज गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड सेफ इन्वेस्टमेंट है बट यस लो रिटर्न देता है, इसीलिए ये इन्फ्लेशन को कूप नहीं कर पाता है। जितना इन्फ्लेशन हो जाता है तो उस हिसाब से हमारे को रिटर्न नहीं मिलता है, और ये इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में इफ़ेक्टिव नहीं है। तो आंसर तो मिल चुका है, बट फोर्थ ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं, वेंचर कैपिटल। इसमें भी आपका रिटर्न हाई होता है और सेफ्टी भी थोड़ी कम होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है व्हाट इज़ नॉट अ कॉमन बिहेवियरल बाइस इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग? क्या होता है बिहेवियरल बाइस? अब बाकी सारे लोग जिन चीज़ों को कर रहे हैं आप भी उनको कर रहे हैं, ये बिहेवियरल बाइस है, ह्यूमन बिहेवियर है। तो अब पहला है डाइवर्जिफिकेशन। डाइवर्जिफिकेशन एक प्रोफेशनल स्ट्रेटजी है, इसीलिए ये कॉमन बिहेवियरल बाइस नहीं है, और आंसर भी यही होगा। बाकी को भी हम लोग पढ़ लेते हैं। सेकंड इज़ ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस एक कॉमन बिहेवियरल बाइस है। और थर्ड इज़ हर्ड मेंटलिटी, हर्ड, बाकी सारे लोग दुनिया जिधर पैसा लगा रही है आप भी उधर लगाएं, ये हर्ड मेंटलिटी एक कॉमन बिहेवियरल बाइस होता है। और लॉस एवर्जन, लॉस एवर्जन हम हमेशा लॉस से हटना भागना चाहते हैं, ये भी एक बिहेवियरल बाइस है। सो आंसर इज डाइवर्जिफिकेशन। नाउ क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, risk profiling in investment planning helps to understand an investors। सो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में रिस्क प्रोफाइलिंग कैसे मदद करता है इन्वेस्टर्स को समझने में? आप एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो आप एक जब इन्वेस्टर के पास जाते हैं तो आप सबसे पहले क्या समझना चाहते हैं और किस तरीके से आप उसकी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करते हैं, उसकी रिस्क प्रोफाइलिंग कैसे करते हैं? सो देखिए, सबसे पहला आंसर है आपके पास है प्रीफर्ड स्टॉक मार्केट सेक्टर। हम लोग प्रीफर्ड स्टॉक मार्केट सेक्टर को प्रीफर करें ये नहीं है। हमारे को समझना होगा रिस्क टेकिंग कैपेसिटी एंड विलिंगनेस। एक इन्वेस्टर कितना रिस्क लेना चाहता है,
और उसके लिए कितना विलिंग है, ये दोनों अलग बातें हैं। कैपेसिटी होती है कि आप कैपेबल तो होंगे लेकिन आप विलिंगनेस आप नहीं लेना चाहते हैं रिस्क कई बार। तो ये दोनों चीज़ें बहुत डिफरेंट हैं, दोनों को ध्यान रखना है। थर्ड इज़ फेवरेट टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसीज। आपका क्रिप्टो करेंसीज बहुत ही फेवरेट है, क्या आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर देंगे सारा? इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट इन इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, क्या इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे? सो सबसे पहला आप जो रिस्क प्रोफाइलिंग करेंगे वो करेंगे रिस्क टेकिंग कैपेसिटी समझेंगे एंड विलिंगनेस, सो दैट कि आप इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी बना सकें और इन्वेस्टर का पैसा म्यूचुअल फंड में कहाँ और कैसे लगाएं, इन चीज़ों को समझ सके। सो आंसर इज रिस्क टेकिंग कैपेसिटी एंड विलिंगनेस, आंसर इज बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, which is a reason to conduct asset allocation। एसेट एलोकेशन में क्या मदद करेगा? वन इज टू फोकस इन्वेस्टमेंट सोली इन स्टॉक मार्केट, क्या सारे के सारे पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया जाए? टू अवॉइड टैक्स इन इन्वेस्टमेंट रिटर्न, क्या ये चेक किया जाए कि कैसे हम टैक्स बचा सकें इन्वेस्टमेंट रिटर्न पे? थर्ड, टू बैलेंस रिस्क एंड रिटर्न अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टर्स गोल। सो आपने पहले समझा इन्वेस्टर का गोल, और इन्वेस्टर के गोल को समझने के बाद आपको बैलेंस करना है रिस्क एंड रिटर्न। सो रिस्क जितना ज़्यादा होता है रिटर्न उतना ही हाई होता है, तो आपको उसके रिस्क प्रोफाइलिंग के हिसाब से इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी को तय करना है। तो आंसर इज सी। हम लोग बाकी आंसर ऑप्शंस को भी पढ़ लेते हैं। टू इंश्योर इन्वेस्टमेंट इन कमोडिटीज़ ओनली, सो आंसर इज सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, choosing a mutual fund over direct investing can be beneficial because आपके पास दोनों ऑप्शन है। अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो आप डायरेक्टली किसी एक शेयर में जाकर इन्वेस्ट कर दें, या आप अपने पैसे को म्यूचुअल फंड के थ्रू मार्केट में इन्वेस्ट करें। बट म्यूचुअल फंड को क्यों आपको बेनिफिशियल है, क्यों आपको प्रेफरेंस देना है, ये ज़रूरी क्यों है, ये इम्पॉर्टेंट बात है। ऑप्शंस 1, म्यूचुअल फंड गारंटीड प्रॉफिट, ऐसा कोई गारंटी म्यूचुअल फंड नहीं देता है, प्रॉफिट की गारंटी नहीं दी जाती है। सो ऑप्शन बी चेक कीजिए, म्यूचुअल फंड रिक्वायर्स एक्टिव मैनेजमेंट बाय द इन्वेस्टर, सो एक्टिव मैनेजमेंट की बात की गई है। थर्ड, म्यूचुअल फंड ऑफर्स प्रोफेशनल मैनेजमेंट एंड डाइवर्जिफिकेशन, यस ये आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो प्रोफेशनली क्वालिफाइड होते हैं और एक प्रोफेशनल तरीके से आपके इन्वेस्टमेंट की पोर्टफोलियो बनाते हैं, और आपका जो पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं मार्केट में उनका एसेट एलोकेशन करके डाइवर्जिफाई करते हैं उसको प्रॉपरली। तो आंसर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नाउ डी को भी पढ़ लेते हैं, म्यूचुअल फंड्स एक्सक्लूसिवली इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। सो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि म्यूचुअल फंड जो मैनेजर है, फंड मैनेजर, वो सिर्फ पैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में ही इन्वेस्ट करे। Now question number 11, what is the primary purpose of setting financial goal for investor? एज ए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर, जब आप किसी एडवाइज़र, आप जब किसी इन्वेस्टर के पास जाते हैं तो आप सबसे पहले उसके फ्यूचर फिनेंशियल नीड को समझने की कोशिश करते हैं कि उसकी ज़रूरत क्या है फ्यूचर में, और उसके हिसाब से क्या उसको अपने बच्चों की पढ़ाई एजुकेशन के लिए, या अपने रिटायरमेंट के लिए, या फ्यूचर में घर खरीदने के लिए पैसे की ज़रूरत है, और अकॉर्डिंगली प्लान किया जाता है इन्वेस्टमेंट का। सो अब ऑप्शन को चेक कीजिए, टू फॉलो मार्केट ट्रेंड्स नहीं है, टू अचीव स्पेसिफिक फ्यूचर फिनेंशियल नीड, सो आपका ऑप्शन मिल चुका है। बट बाकी को भी पढ़ लेते हैं, टू मैक्सिमाइज इमीडिएट रिटर्न्स, टू compete with other investors। Now question number 12,
saving and investing are considered two steps in the process of financial planning. Which of the following best describe their relation? सो पहले सबसे पहले सेविंग होती है और फिर इन्वेस्टमेंट होता है। सेविंग का मतलब शॉर्ट टर्म नीड से होता है, आपको इमरजेंसी के लिए पैसे चाहिए होते हैं, और इन्वेस्टमेंट का मतलब फ्यूचर नीड से होता है, जो आपको भविष्य में पैसे चाहिए उनके लिए आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ऑप्शन ए सेविंग इज रिस्कियर देन इन्वेस्टिंग। ऑप्शन बी इन्वेस्टिंग कम्स बिफोर सेविंग, नहीं, पहले सेविंग आता है फिर इन्वेस्टिंग आता है। थर्ड, सेविंग इज़ फॉर इमीडिएट नीड्स वाइल इन्वेस्टिंग इज़ फॉर फ्यूचर ग्रोथ। सो आपका आंसर मिल चुका है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर एंड देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द टू। ये है आपका ऑप्शन डी, सो करेक्ट नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विच एसेट क्लास इज नोन फॉर जनरेटिंग करंट इनकम थ्रू रेंट। तो इसको हम लोग इनडायरेक्टली एक पीछे के प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ चुके थे। ऑप्शन आपका है कमोडिटीज़, बी है इक्विटीज़, थर्ड इज रियल एस्टेट। रियल एस्टेट से हमारे को रेंटल इनकम मिलता है, सो ऑप्शन इज सी। थर्ड ऑप्शन है फिक्स्ड इनकम, तो आपका ऑप्शन सी मिल चुका। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द प्राइमरी रिस्क एसोसिएटेड विद इन्फ्लेशन फॉर इन्वेस्टर। तो देखो, इन्फ्लेशन का मतलब होता है जो महंगाई है वो, तो महंगाई, व्हाट इज़ द प्राइमरी रिस्क एसोसिएटेड विद इन्फ्लेशन फॉर इन्वेस्टर। आप जो कमा रहे हो, अगर आपका इनकम इन्फ्लेशन से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा तो आप जो फ्यूचर परचेजिंग पावर है वो आप बीच में एक गैप रहेगा और आप उसको मीट नहीं कर पाएंगे। सो क्या रिस्क है? डिक्रीज लिक्विडिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, लिक्विडिटी से कोई मतलब नहीं है। reduces the purchasing power of future returns, so correct option is B. Third is increases safety of investment, no, and fourth is enhances the predictability of investment returns, so option is B. Now question number 15, which of the following does not directly increases the safety of an investment। मैं पीछे भी बता चुका हूँ आपको, एग्जाम में बहुत सारा नॉट वाला क्वेश्चन मिलेगा, बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और तभी आंसर करना है इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डायरेक्टली इंक्रीज द सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट। डाइवर्जिफिकेशन, ये तो सेफ्टी बढ़ाता है, ऑप्शन ये नहीं होगा। इन्वेस्टिंग इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ये बिल्कुल सेफ माना जाता है, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। फॉलोइंग मार्केट ट्रेंड्स, और लास्ट डी भी देख लेते हैं, इन्वेस्टिंग इन फिक्स डिपॉजिट्स, वो भी सेफ ही माना जाता है, तो आपका ऑप्शन है सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, क्रेडिट रिस्क इन इन्वेस्टमेंट टर्मिनोलॉजी रेफर्स टू। क्रेडिट रिस्क, सो क्रेडिट रिस्क ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ है। अगर ईश्वर टाइमली पेमेंट ना कर पाए, इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो रिटर्न है वो, या आप प्रिंसिपल टाइमली पेमेंट ना कर पाए, तो उसको कहते हैं क्रेडिट रिस्क। तो अब देखते हैं ऑप्शन। द रिस्क ऑफ अ डिक्रीज इन मार्केट इंटरेस्ट रेट, नहीं। बी है रिस्क एसोसिएटेड विद फ्लक्चुएटिंग कमोडिटी प्राइसेस, नो। द रिस्क ऑफ एन इश्यूअर डिफॉल्टिंग ऑन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल, yes, correct answer is C. The risk of losing money due to poor investment advice, so option is C. Question number 17, which investment strategy involves spreading investment across various asset categories to manage risk।
क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट की, सो दैट कि आपका जो रिस्क है उसको आप अक्रॉस द ऑल द एसेट्स उसको डाइवर्जि मिटिगेट कर सकें। तो उसकी स्ट्रेटजी होती है डाइवर्जिफिकेशन। आप अपने इन्वेस्टमेंट को अगर अलग अलग एसेट में इन्वेस्ट करें और उसमें स्प्रेड कर दें, तो जो रिस्क होता है, रिस्क का मतलब क्या होता है? रिस्क का मतलब होता है जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है उससे डेविएशन, अगर आप उतना नहीं पा रहे हैं तो ये रिस्क है। तो उसको कम करने का तरीका है डाइवर्जिफिकेशन। ना ऑप्शंस आर टाइमिंग द मार्केट, बी concentrated investing, third is diversification, and fourth is speculation. So correct answer is diversification. Now question number 18, why might investors prefer a mutual fund over individual stock picking? हम लोगों ने इनडायरेक्टली इस क्वेश्चन को पहले भी डिस्कस करा, अब इसको दूसरे तरीके से भी पूछा गया है, इनडायरेक्टली पूछा गया है कि बताइए कि क्यों इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड को प्रेफर करते हैं रेदर कि वो किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में पैसा लगा दे। तो म्यूचुअल फंड गारंटीड रिटर्न, नो, ऐसा नहीं होता है। म्यूचुअल फंड ऑफर्स प्रोफेशनल मैनेजमेंट, यस। आपके फंड मैनेजर जो है उन पैसों को प्रोफेशनली मैनेज करते हैं, तो ये आपको एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है, जिससे आपको एक बेटर स्ट्रेटजी मिलती है डाइवर्जिफिकेशन की, और आपका जो रिटर्न है वो रिटर्न भी मिलता है और साथ में थोड़ा रिस्क प्रोफाइलिंग भी होती है, रिस्क का डाइवर्जिफिकेशन होता है, तो रिस्क मिटिगेट होता है। ऑप्शन सी को भी पढ़ लेते हैं, म्यूचुअल फंड एलिमिनेट्स ऑल इन्वेस्टमेंट रिस्क, ऐसा भी नहीं है। म्यूचुअल फंड अलाउ इन्वेस्टर्स टू टाइम द मार्केट एक्यूरेटली, ऐसा भी नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, एसेट एलोकेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स? एसेट एलोकेशन क्यों ज़रूरी है? ये ध्यान में अगर आप रखते हैं तो आपका आंसर मिल जाता है। एसेट एलोकेशन का मतलब क्या होता है? एसेट एलोकेशन का मतलब है आपके जो पैसे हैं, इन्वेस्टमेंट आपने जो करा है, वो डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ स्टॉक्स में आप डाइवर्जिफाई कर देते हैं। कुछ पैसे आपने स्टॉक में लगा रखे हैं, कुछ पैसे बॉन्ड में लगा रखे हैं, कुछ पैसे रियल स्टॉक पे आपने डाइवर्जिफाई करा है। तो ये सारा चीज़ आप करते क्यों हैं? आप सो दैट कि आप रिस्क और रिटर्न के बीच में एक बैलेंस क्रिएट कर सकें और रिस्क बहुत हाई ना हो बट रिटर्न भी आपको मिलता रहे। तो ये एक स्ट्रेटजी है, सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी जो आपको म्यूचुअल फंड में मिलता है। तो ऑप्शंस देखते हैं, टू इंश्योर ऑल इन्वेस्टमेंट आर इन हाई रिस्क कैटेगरी, बी टू बैलेंस रिस्क एंड रिटर्न अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टर्स गोल एंड रिस्क टॉलरेंस, यही आंसर आपका आंसर, करेक्ट आंसर इज बी। सी और डी को भी पढ़ते हैं, टू इन्वेस्ट ओनली इन कमोडिटीज टू फॉलो द लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स। आपने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस को किया है उससे होपफुली आप सीखते जा रहे हैं अलग अलग चीज़ों को, चैप्टर के अलग अलग एस्पेक्ट्स को जो डिस्कस किया गया है चैप्टर में। और पर्पज़ भी यही है कि आप एमसीक्यू के थ्रू अपने को रेडी करें, प्रिपेयर करें एग्ज़ाम के लिए, और उसके चैप्टर्स के भी जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उन सबों के ऊपर भी आपकी एक पकड़ बन जाए। तो आप अगर चैप्टर नहीं भी पढ़ पाते हैं तब भी आप एमसीक्यू के थ्रू अपने को एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर पाएँ। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 20, which of these is not a recommended strategy for managing investment risk? सो इसमें से कौन सा स्ट्रेटजी हमारे को रिस्क और रिटर्न का जो उसमें हमने डाइवर्जिफिकेशन किया था, एक बैलेंस बनाने का कोशिश किया था, वो नहीं देगा? तो वन इज़ अवॉइडिंग इन्वेस्टमेंट यू डोंट अंडरस्टैंड, सही बात है। अगर आप किसी इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं जानते हैं तो आप उसमें इन्वेस्ट ना करें। लाइक अगर किसी स्टॉक के बारे में आपको नहीं पता है, आप किसी म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में नहीं जानते हैं, तो आप उसमें अपना इन्वेस्टमेंट ना पुट करें।
दूसरा, पुटिंग ऑल योर मनी इनटू अ सिंगल स्टॉक, बिल्कुल नहीं करना है। और आपसे क्वेश्चन पूछा गया है नॉट में, नॉट रिकमेंडेड स्ट्रेटजी, तो आपका आंसर भी यही होगा। पुटिंग ऑल योर मनी इनटू अ सिंगल स्टॉक में नहीं लगाना है, सारे पैसे सिर्फ एक स्टॉक में नहीं पुट करने, इन्वेस्ट करने। सी इज़ राइट स्ट्रेटजी, ए भी आपका राइट स्ट्रेटजी था, सी भी राइट है। डाइवर्जिफाइंग योर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, एंड डी भी राइट स्ट्रेटजी है, रीबैलेंसिंग योर पोर्टफोलियो पीरियोडिकली। आप एक बार पैसे लगा के भूल नहीं जाएं, उसको टाइम टू टाइम रीबैलेंस करते रहें। ज़रूरत पड़े तो डेट में या इक्विटी में आप अपने पोर्टफोलियो को स्विचिंग करते रहें। तो आपको जो क्वेश्चन पूछा गया था नॉट के हिसाब से, इस वजह से आपका करेक्ट आंसर था बी। Now question number 21. What should be the primary factor in choosing an investment? Primary factor. Popularity of investment. क्या कोई इन्वेस्टमेंट बहुत पॉपुलर है उसमें आप पैसा लगा देंगे? नहीं। परफॉर्मेंस ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन द पास्ट, क्या सिर्फ प्रीवियस पीछे का जो उसका रिकॉर्ड है उसके बेसिस पे आप पैसे लगा देंगे? नो। थर्ड इज अलाइनमेंट विद इन्वेस्टर्स फिनेंशियल गोल। सो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का काम है सबसे पहला कि आप इन्वेस्टर से उसके फिनेंशियल गोल को समझें और अकॉर्डिंगली आप उसकी स्ट्रेटजी को तय करें। तो आंसर इज सी। फोर्थ इज रिकमेंडेशंस फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स। सो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी में इन बातों का कोई मतलब नहीं आता। Now question number 22. What type of risk involves the chances of losing money due to borrower's failure to make payments? देखो, जब कभी भी इस तरह की बात आती है आपको आंसर सीधा सीधा आना चाहिए, क्रेडिट रिस्क। आपने पीछे भी एक इनडायरेक्टली एक क्वेश्चन पीछे भी पढ़ा था क्रेडिट रिस्क के बारे में, और तब मैंने आपको बताया था कि इश्यूअर्स अगर आपको टाइमली प्रिंसिपल का पेमेंट या इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं कर पाता है, आपके इन्वेस्टमेंट का पेमेंट नहीं होता है, तो ये क्रेडिट रिस्क कहलाता है। तो अभी भी सेम बात को दूसरे तरीके से पूछा गया है और आप ऑप्शन आपका जो है वो है करेक्ट आंसर इज सी, क्रेडिट रिस्क। बाकी सारे ऑप्शंस को आप एलिमिनेट कीजिए, मार्केट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क या इन्फ्लेशन रिस्क। मार्केट की वजह से जो रिस्क होता है, मार्केट अपने आप ही वॉलेटाइल होता है तो मार्केट रिस्क उससे है। लिक्विडिटी रिस्क, आपको पैसे जो कैश में अगर मिल पाता है तो लिक्विड होता है, और अगर टाइमली आपको हाथ में पैसा नहीं मिल पाए तो ये लिक्विडिटी रिस्क रहती है। और लास्ट वाला इन्फ्लेशन रिस्क जो इकोनॉमी के साथ रिलेटेड है, सो इन्फ्लेशन की वजह से ये रिस्क होता है, चीज़ों की कीमतों के बढ़ने से ये इन्फ्लेशन रिस्क अराइज होता है। क्वेश्चन नंबर 23. विच इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस डज नॉट डायरेक्टली जनरेट रेगुलर इनकम? आपने इस तरह के क्वेश्चंस को पहले भी सॉल्व करा, वापस एक बार फिर से देखते हैं, बट थोड़ा ध्यान से। क्वेश्चन में पूछा गया है नॉट डायरेक्टली जनरेट रेगुलर इनकम। सो डिविडेंड पेइंग स्टॉक रेगुलर इनकम मिलता है, रेंटल उसमें से आपको रेंटल इनकम रेगुलर होता है, कॉरपोरेट बॉन्ड्स ये बॉन्ड्स में से इंटरेस्ट मिलता है, फिजिकल गोल्ड से कोई भी रेगुलर इनकम जनरेट नहीं होता है। और ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 24. व्हाट इज द मेन डिसएडवांटेजेज ऑफ नॉट कंसीडरिंग इन्फ्लेशन इन फिनेंशियल प्लानिंग? ज़्यादातर टाइम आपको एग्जाम में क्वेश्चंस नॉट वाला मिलेगा, जहाँ पे जाके आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और तभी आंसर को टिक करना है। पूछा गया है मेन डिसएडवांटेजेस of not considering inflation in financial planning. सो मेन डिसएडवांटेजेस, अगर आप फिनेंशियल प्लानिंग में इन्फ्लेशन को कंसीडर करते तो आपको टाइम पे जब जितने पैसे चाहिए वो मिल जाता, बट अगर आप कंसीडर नहीं करते हैं तो क्या डिसएडवांटेजेस होगा? आपको फ्यूचर में जब पैसे की ज़रूरत जितनी ज़रूरत होगी
उतना पैसा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि पैसे की ज़रूरत बढ़ चुकी होगी अगर इन्फ्लेशन बढ़ गया होगा तो अब ऑप्शन देखिए, ओवर एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर वेल्थ, अंडर एस्टिमेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट रिस्क, ओवर एस्टिमेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट लिक्विडिटी, या अंडर एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर कॉस्ट। सो आपको फ्यूचर कॉस्ट को आपने अंडर एस्टिमेट कर लिया है, आपको लगता है इतने ही पैसे में मेरा काम हो जाएगा, बट जो इन्फ्लेशन है उसकी वजह से कीमतें बढ़ गई हैं चीज़ों की, और आपको उस समय कॉस्ट जो फ्यूचर कॉस्ट है उसको के गैप को पूरा करने में दिक्कत हो सकती है। सो ऑप्शन इज डी। Question number 25. In risk profiling, what aspect is not directly assessed? रिस्क प्रोफाइलिंग में कौन सा आस्पेक्ट डायरेक्टली मेजर नहीं होता है? 1. इन्वेस्टमेंट नॉलेज, बी. फिनेंशियल गोल, सी. पास्ट इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस। हम लोग जब रिस्क प्रोफाइलिंग करते हैं तो हम लोग पास्ट इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस को चेक नहीं करते हैं। सो ये ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है, पास्ट इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस। एंड लास्ट वन इज विलिंगनेस टू टेक रिस्क। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। आपने 25 क्वेश्चंस किए चैप्टर 1 से, और इसी तरह के और बहुत सारे वीडियोस हम लोग लाते रहेंगे। सो आप नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, सो दैट कि आपको अगले जो वीडियोस हैं उन सबों का नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहे। और आपके लिए बहुत सारे फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, वो वेबसाइट में आपको बता देता हूँ, आप उस वेबसाइट के ऊपर जाकर बहुत सारे और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो लास्ट में आपके पास ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आप www.mcqtestseries.com पे जाएं, वहाँ पे आपके कोर्स से रिलेटेड फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, आप उनको एंजॉय करें। और अगर आपकी ज़रूरत हो तो आप वहाँ पे कुछ प्रीमियम सेगमेंट भी है, उन सबों को भी आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, आप इसके ऊपर व्हाट्सएप करें और आप अपनी नीड को बताएं। थैंक यू।